नमस्कार मित्रों, आज हम लौट आए हैं बाघमारा जंगल और वहां के हाथियों द्वारा मचाए गए उत्पात का रहस्य बाघमारा जंगल पार्ट 2 में जानने के लिए स्टोरी टाइम सीरीज में यह हमारा 5वां एपिसोड है। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें एवं बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि इससे मजेदार कहानियां, व्लॉग्स एवं मासिक मैगजीन्स का अपडेट आप तक समय पर पहुंचता रहे। बढ़ते हैं कहानी की ओर, जहां शराब की महक से भी हाथी पहुंच जाते थे। वे घर में रखी शराब पी जाते थे। हाथियों के आने जाने से खेत की फसल रौंद कर खराब हो जाती थी। खेत में धान की फसल तैयार रहने पर हाथी उन्हें भी चट कर जाते थे। जब कभी हाथी कोई नुकसान पहुंचाते थे, गांव वाले मुआवजे के लिए प्रशासन तक पहुंच जाते थे। थोड़े पढ़े लिखे नेता किस्म के लोग अपना काम धंधा छोड़कर मुआवजा दिलवाने में लगे रहते थे। इससे उन्हें कुछ कमाई हो जाती थी। समस्या की जड़ में जाने की किसी को फुर्सत नहीं थी। ऊपर ही ऊपर सारा काम हो रहा था। आखिर ये कब तक चलता? मुआवजा कोई विकल्प नहीं था। एतवा एक समझदार युवक था। वह समझ रहा था मुआवजे से गांव का विकास संभव नहीं है। उसने प्रश्न उठाया कि आखिर गांव में हाथी आते क्यों हैं? हाथी जंगली जानवर हैं। इतना बड़ा जंगल छोड़कर गांव में क्यों आना चाहते हैं? किसी ने कहा, हाथी भोजन की तलाश में गांव आते हैं। प्रेमचंद और एतवा गांव के युवा थे। हाथियों के आतंक से निपटने के लिए उन्होंने ग्रामीणों की बैठक बुलाई। सैकड़ों लोगों ने बैठक में भाग लिया। हाथियों के आतंक से निजात पाने के लिए तरह तरह के विचार आए। हाथियों को गांव से दूर भगा दिया जाए। हाथियों को जंगल में आहार मिल जाए तो गांव में आदमी के बीच नहीं आएंगे। गांव के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए जाएं। हाथी भगाओ दल का गठन किया जाए जो हाथियों को गांव में नहीं घुसने दे। हाथियों के प्रवेश मार्गों से पहले घरों में पटाखे का भंडार रखा जाए और शाम होने पर थोड़ी थोड़ी देर में पटाखे फोड़ा जाए। शाम होने के बाद गांव के चारों तरफ बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल से आवाज निकालते हुए भ्रमण किया जाए। बैठक में तरह तरह के विचार आए। चर्चा के बाद वे खारिज होते गए। काफी देर तक यही सब चलता रहा। बैठक में बुजुर्गों का बोलबाला था। युवा प्रायः चुप ही थे। बुजुर्गों के विचारों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा था। प्रेमचंद के मन में कुछ बातें कुलबुला रही थी। उसने कहा, गांव में हाथी शाम के बाद आते हैं। उससे पूर्व उनके प्रवेश मार्ग पर मशाल जला दिए जाएं। उसने कहा, गांव में हाथी भोजन के लिए आते हैं। गांव के बाहर ऊंची चट्टानों में गड्ढा बनाकर उसमें अनाज रखा जाए और उसी चट्टानों से ढक दिया जाए। प्रेमचंद की बातें सभी गौर से सुन रहे थे। वह बिल्कुल नई बात कर रहा था। हमें एक और सावधानी बरतनी होगी। घर में महुआ नहीं रखना होगा। साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी घर में शराब नहीं रखी जाए और ना कोई शराब पीकर गांव में आए। लेकिन हम लोग शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं। पहले तो हाथी कभी नहीं आते थे। ये गांव के बुजुर्ग पुकलू काका की आवाज थी। उन्हें प्रेमचंद ने बताया, काका, पहले और अब की स्थिति में अंतर आ गया है। हम लोग जंगलवासी हैं। सबसे बड़ा अंतर जंगल में आया है। अब ना ऊंचे ऊंचे पेड़ बचे हैं और ना घने जंगल। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक किनारे से जंगल के दूसरे किनारे पर खड़े होकर आदमी को देखा जा सकता है। अब तो सिर्फ जंगल की जमीन बची है और कुछ झाड़ियां। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? एक बुजुर्ग ने सबसे प्रश्न किया। एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, हम जंगलवासियों की मुख्य आजीविका जंगल है। पहले हम लोग जंगल के फल, फूल, बीज, दातुन, पत्ता, जलावन आदि इकट्ठा किया करते थे। हाट में उसे बेचते भी थे। लेकिन कुछ दिनों से जंगल कटवाने वालों की मजदूरी पर आश्रित हो गए थे। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जंगल में पेड़ भी नहीं बचे हैं। ऐसे में गांव के आसपास मजदूरी भी नहीं मिल पाती। इसी कारण ऐसी नौबत आई है। हम लोग भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। मजदूरी के लिए काफी दूर शहर जाना पड़ता है। मजदूरी रोज नहीं मिलती। शहर आने जाने में काफी समय निकल जाता है। हम लोग बहुत थक जाते हैं। कब रात हुई और कब सुबह पता ही नहीं चल पाता। गांव का दूसरा युवक एतवा को बोल रहा था, हम लोग तो गांव से दूर चले जाते हैं, लेकिन जंगल के जानवर कहाँ जाएं? छोटे छोटे जानवर का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। आप लोग जितना जानवरों के बारे में बताते हैं अब कहाँ दिखाई देते हैं। बाघ, तेंदुआ, हिरण सब खत्म हो गए हैं। जंगली सूअर और जंगली कुत्ता भी यहाँ के जंगल में अब नहीं दिखते। कुछ भेड़िए बचे हैं और 8-10 भालू।
इनके अलावा कुछ हाथी हैं जिनसे हम तबाह रहते हैं। एतवा की बातें सुनकर सभी शांत हो गए। वहां बैठे लोगों को लगा कि काठ मार गया हो। एतवा ने आगे कहा, यदि हम लोगों ने जंगल को कटने नहीं दिया होता तो ऐसी स्थिति ना आ पाती। सारी तबाही की जड़ जंगल की बर्बादी। हमने तो जंगल की सुरक्षा की कभी बात ही नहीं सोची। इतना बड़ा जंगल है, इसकी सुरक्षा के लिए क्या चिंता किया जाए। पुकलू की आवाज में लाचारी थी। जंगल हमारी सुरक्षा करता है, हम इसकी सुरक्षा क्या करें। हमारी इसी सोच ने तो हमें उजाड़ दिया है, प्रेमचंद ने कहा। हम तो सोचे कि हमें आगे क्या करना है। बीती बातों को दोहराने से अब कोई लाभ नहीं है। लाभ है, एतवा ने कहा। इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। बीती बातों को जानने सुनने से हमें सबक मिलता है। उसने आगे कहा, अब हम अपने गांव को खुशहाल बना सकते हैं, इसे हाथियों के आतंक से बचा सकते हैं। वह कैसे? सबसे पहले हम लोग हाथियों के भोजन की व्यवस्था करें। जंगल में खाली जमीन पर बांस के भरपूर पौधे लगा दें। जंगल के किनारे खेतों में ईख लगा दें। हाथियों में विशेषता है कि जब तक बांस या ईख तैयार नहीं हो जाता वह इसे खाते नहीं हैं। गांव के एक बुजुर्ग का यह सुझाव सभी को भाया। एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, जंगल की प्रकृति की देन है, यदि इसे छेड़ा नहीं जाए तो इसका विकास स्वयं हो जाता है। इसके लिए गांव के मवेशियों को जंगल में जाने से रोकना होगा। एक काम हमें और करना होगा, जलावन या अन्य कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई बंद करनी होगी। ऐसा करने से एक साल में जंगल में हरियाली आ जाए, दूसरे साल के बाद उजड़े जंगल की जगह हरा भरा जंगल दिखने लगेगा। एतवा ने कहा, हम गलती नहीं दोहराएंगे, जंगल को बचाएंगे। जंगल की सुरक्षा के लिए लोगों ने कमर कस ली। दूसरे दिन से ही काम में लग गए। जंगल में एक नदी बहती थी, वह काफी ऊंचाई से नीचे आती थी। घूम घुमाकर वह नदी कहीं पतली होकर बहती थी तो कहीं चौड़ी होकर। साल भर उसमें पानी रहता था। गांव वालों ने काम किया। नदी जहां पतली होकर बहती थी वहां चट्टान जमा दी। इससे नदी में जगह जगह पानी का ठहराव हो गया। यह जंगल के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहा। बसंत में सभी पौधों में कुंपल आ जाते थे। कटे हुए बड़े बड़े पेड़ों से भी कुंपल फूट पड़े। नदी के आसपास के कटे पेड़ों से खूब सारे कुंपल निकल आए। उन पेड़ों की वृद्धि भी तेजी से हो गई। वहां खूब हरियाली फैल गई। गांव वालों ने एक दो कुंपलों के छोड़ बाकी हटा दिए। उनका तेजी से विकास होने लगा। बरसात खत्म होते तक जंगल में हरियाली भर गई। खाली जगहों पर बांस के पौधे लगा दिए गए थे। वे काफी तेजी से बढ़ने लगे। गांव वाले रात में जागकर ढोल बजाते थे और पटाखा छोड़ते थे। इससे गांव में हाथियों ने आना बंद कर दिया। सुबह सुबह गांव के कुछ युवक खेत से ईख काटकर जंगल में रख आते थे। हाथी उसे चटखारे लेकर खाते थे। गांव का प्राथमिक विद्यालय रविवार को बंद था। विद्यालय के बाहर बच्चे खेल रहे थे। तभी एक मोर जंगल की ओर से उड़ता हुआ आया और विद्यालय की छत पर बैठ गया। बच्चों की उस पर नजर पड़ी तो वह ताली बजाने लगे। वे खुशी से नाचने लगे। उन बच्चों ने भी कभी मोर नहीं देखा था। बात तुरंत गांव में फैल गई। मोर को देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया। वर्षों बाद कोई मोर गांव में आया है, पुकली काका ने कहा। उसके बाद से कई तरह के पक्षी गांव में दिखाई देने लगे। जंगल से भी तरह तरह के पक्षियों और जानवरों की आवाज आने लगी। लगता है कि जंगल जिंदा हो गया और बोल तथा गा रहा था। गांव वाले भी बहुत खुश थे। अब वह हाथियों से आतंकित नहीं थे। हर कोई खुश था। खुशी जंगल से लेकर गांव तक दिखाई दे रही थी। गांव वाले रात में नगाड़ा बजाकर एकजुट हो जाते थे और मांदल की थाप पर नाचते गाते। ऐसा लगता था कि जंगल गा रहा है और गांव वाले नचा रहे हैं।